संदीप ऑफिस में आजकल बहुत व्यस्त था। संदीप रात का 10 बजे घर लौटता था। कई बार खाने पर बैठने का भी उसे होश नहीं था। बिना खाए संदीप भूखा सो जाता था। कविता के कॉलेज को छुट्टी थी, यानी कविता की लंबी छुट्टियां थी। कविता ने जब संदीप से कहा कि मैं पापा और मम्मी के पास एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूं, कविता ने पति से पूछा कि एक हफ्ते के लिए पिता के घर मैं जाना चाहती हूं। तो संदीप ने बिना विरोध किए कविता से कहा, हां तुम चली जाओ, मेरी देखभाल के लिए सोहन है ही। मित्रों, विशेषतः मैं लड़कियों से कहूंगा कि जिस समय लड़कियां विवाहित बन जाती है तो उसे उसके ससुराल में या पति के घर आजादी नहीं होती। जिस तरह मां बाप के घर में लड़की को स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, एक खुलापन होता है, उसी तरह का खुलापन, उसी तरह की आजादी ससुराल में या पति के घर में नहीं होती। कविता अपने पापा के घर, मां के घर एक हफ्ते भर के लिए जाना चाहती है, तो भी उसे अपने पति संदीप से पूछना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। मित्रों, कविता अपनी मां बाप के घर आई तो जैसा उत्सव बन गया, यानी लड़की के लिए मां बाप का घर अपना मायका, मायके में मां बाप के घर में लड़की एक स्वतंत्रता, एक आजादी। जब लड़की अपने ससुराल से मायके आती है, एक अधिकार से अपने मायके में आती है, मां बाप के घर आती है, तो बड़ी खुश होती है। वो मां को देखकर खुश होती है, पिता को देखकर खुश होती है, भैया को देखकर खुश होती है, बहन को देखकर खुश होती है। कविता मां बाप के घर आई, जैसा उत्सव बन गया। दिन भर कविता अपनी बहनों के साथ लेटकर ढेर सारी बातें करती थी। मां के साथ घर के बाहर घूमना, टीवी देखना, पापा के साथ बातें करना, एकदम तनाव रहित जीवन। 4-5 दिन में कविता का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा।
एक दिन मां ने कविता से कहा, मां ने बताया कि छोटी बहन अस्मिता का भी रिश्ता पक्का होने वाला है। लड़के वालों ने फोन पर काफी कुछ तय हो गया है और इन्हीं छुट्टियों में लड़का दिल्ली से लखनऊ आकर अस्मिता को देखना चाहता है। यानी कविता की जो छोटी बहन है जिसका नाम अस्मिता, उसका रिश्ता पक्का हो रहा है और दिल्ली से लड़का लखनऊ अस्मिता को देखने आने वाला है। शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन दिल्ली से लड़का अस्मिता को देखने घर आया। जब उस लड़के ने बेल बजाई तो कविता ने दरवाजा खोला। लड़का अभिनव बैनर्जी को ऐसा लगा कि हो ना हो यही अस्मिता है, क्योंकि तब तक उस अभिनव ने, उस लड़के ने अस्मिता को देखा ही नहीं था। लड़के अभिनव ने कविता को देखकर कहा, हेलो अस्मिता, मैं अभिनव हूं। कविता एकदम कंफ्यूज सी हो गई और उसने तुरंत उस लड़के से कहा कि मैं कविता हूं, अस्मिता की बड़ी बहन, मैं अभी उसे बुलाती हूं। लड़का अभिनव घर के अंदर आया और उसने अपनी गलत फहमी अस्मिता के सामने और अस्मिता की मां के सामने बता दी। कुछ महीने बाद शादी हो गई और शादी के अवसर पर अभिनव ने यही उसके साथ जो गलतफहमी हुई थी वह संदीप के सामने बता दी। उस वक्त तो संदीप मंद मंद मुस्कुराता रहा, लेकिन बाद में उसने कविता को ऐसा झाड़ा। कविता को उसने कहा, संदीप ने कहा कि मैं समझता था तुम मां के यहां रिलैक्स करने गई हो, उधर तुम अनजान लोगों के साथ इश्क फरमा रही थी। कविता एकदम हक्की बक्की रह गई। अभिनव की गलतफहमी एक संयोग की बात थी। कविता कमरे से हट गई। उसका दिल दिमाग इस समय जल रहा था। रात में दीवान पर करवटे बदलते हुए वह मन ही मन सोच रही थी कि इस घर से अभी तुरंत निकल जाए। वह सोच रही थी कि अभी मुझे संदीप के पास नहीं रहना है। वह मां के घर नहीं जाना चाहती थी। कविता के पास एक दो गर्ल हॉस्टल के पते थे। मित्रों, कविता एक अहमवादी स्त्री थी। यानी उसके लिए हार से बढ़कर हार को स्वीकार असहनीय बात थी। वह संदीप के आगे भी पराजित नहीं होना चाहती थी, संदीप के आगे झुकना भी नहीं चाहती थी। यानी उसकी छोटी बहन अस्मिता हनीमून मनाने के लिए माउंट आबू गई हुई थी। सुबह दोनों पति पत्नी संदीप और कविता चुपचाप उठे। संदीप ने नाश्ता करने के बाद मोटर गाड़ी में बैठा और वापस चला गया। एक दिन शाम के समय संदीप देर से घर लौटा, लेकिन अकेला नहीं। एक दिन शाम के समय संदीप जब घर लौटा तो अकेला नहीं, उसके साथ दो मेहमान साहित्यकार थे।
साहित्यकार थे, यानी जानी मानी हिंदी के लेखक उसके साथ थे। संदीप घर में मेहमानों को लेकर आया। घर में आते ही उसने ठंडा पानी, बर्फ और विस्की यानी शराब की मांग की। नौकर सोहन ने वह सारा सामान संदीप के सामने रख दिया। कविता बेडरूम में सोई हुई थी। कविता की आंख खुली, लेकिन वह बेडरूम में ही लेटी रही और आवाजों से उसने अंदाजा लगाया कि हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार आए हुए हैं। कुछ समय के बाद वे दोनों मेहमान साहित्यकार घर से चले गए। कविता बेडरूम से उठी और वह संदीप के पास आई और कविता ने देखा कि संदीप के कुर्ते के सारे बटन टूटे थे। 2 बटन एकदम गायब थे और तीसरा बटन लटक रहा था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, कविता ने संदीप से कहा कि लाओ मैं बटन लगा दूं। संदीप ने विरोध करते हुए कहा, रहने दो, इसे ऐसे ही लटकने दो। तुम मेरे साथ खाना खाओ, तुम्हारा मेरे साथ साथ रहना बटन ताकने, दही जमाने और घर की धूल झाड़ने से ज्यादा जरूरी है। एक दिन शाम के समय कविता की बहन का फोन आया और फोन पर बहन रो रही थी। कविता की बहन फोन पर रो रही थी और उसने कविता से बताया कि मां घर में गिर गई है, बेहोश पड़ी है। कविता जल्दी से मां के घर चली गई। मां हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट थी। अंधेरे में बिस्तर से उठकर बाथरूम जा रही थी। बीच में ही लोहे की अलमारी से टकरा गई, चोट आई और वह गिर गई, बेहोश हो गई। डॉक्टर, दवा, इंजेक्शन सब बेअसर हो गया। 6 दिन तक अस्पताल में रही और 7वें दिन कविता की मां का देहांत हो गया। कविता का सारा परिवार हिल गया। संदीप इस बीच कई बार घर आया। रोते परिवार के बीच कभी शांत बैठता था तो कभी ढाढ़स बांधकर अपने घर चला जाता था। संदीप ने कविता से कहा कि तुम अभी यही रहो। कविता की भाभी ने मां के अंतिम संस्कार के साथ ही मां का बिस्तर, मां की अलमारी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फिर भाभी ने मां के सारे कपड़े, वो कंबल होगी, चादर होंगे, कुछ तांबे के बर्तन कविता के सामने पटक कर बोली, यह कबाड़ी का सामान उठा दो, इस सामान को इस घर में कोई जगह नहीं है। भाभी ने घर में सफाई करवाई। ठंड के दिन थे, सफाई से मकान और भी ठंड हो गया। और एक दिन घबरा कर कविता ने अपने पिता से कहा कि बाबा मैं वापस जाऊं, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, कॉलेज से लौटते ही मैं बराबर आती रहूंगी। कविता जिस वक्त अपने घर पहुंची, संदीप ऑफिस जा चुका था। नौकर सोहन दोपहर का खाना तैयार कर रहा था। कविता बंगले के सामने लॉन पर कुर्सी पर बैठी कुछ घंटे के बाद कविता घर के अंदर चली गई। घर वैसा ही स्वच्छ सदा सवारा था जैसा कविता घर को छोड़कर चली गई थी। तभी कविता ने पलंग के नीचे स्लीपर ढूंढी और वह पलंग के नीचे जो चित्र उसने देखा, जो दृश्य उसने देखा, वह चौंक पड़ी। कविता ने पलंग के नीचे देखा, शराब की टूटी हुई बोतलें थी,
शराब के गिलास टूटे हुए थे। वह सब कुछ पलंग के नीचे एक अलग कहानी सुना रहा था। वह सारा दृश्य। कविता ने नौकर सोहन से कहा कि सोहर, तुम बिस्तर के नीचे सफाई नहीं करते? इन सब चीजों को उठाकर ड्रम में डाल दो। सोहर ने कविता से कहा, हमने जानबूझकर रखा है। आपके पीछे साहब बहुत दारू पीते थे। दोपहर में लंच के समय घर आते थे, खाने के पहले दारू पीते थे, खाली पेट सो जाते थे। उनके मित्र घर आते थे, बहुत धमाका मचाते थे, बहुत धमाल भी मचाते थे। कविता के मन में एकाएक संदीप के बारे में गुस्सा आया। कविता ने अपने मन से कहा, कविता अपने मन में कहने लगी, मेरी मां की मौत पर भी ये 5 दिन अपनी महफिल नहीं छोड़ सका। मैं उधर शोक मना रही थी, इधर ये इश्क मना रहा है। कविता बेचैन हो गई थी पति संदीप के सारे करतूतें सुनकर। मित्रों, एक स्त्री होने के नाते कविता अपने पति के ये सारे नाटक कब तक सहन करके रहेगी? कौन सी स्त्री ऐसी होगी, कैसा बर्दाश्त करेगी ये पति का सारा नाटक? एक तरफ देखा जाए, कविता की मां का देहांत हो गया, 5-6 दिन भी नहीं